The new generals of warfare are not General Raj Shukla and they are Elon Musk, Palmer Luckey, Alex Karp. Elon Musk is the boss of Starlinks. Palmer Luckey is the boss of Endural. AI में काम करते हैं. यूक्रेन में उन्होंने क्रू ड्रोन्स को लेके एलॉन मस्क के स्टारलिंक्स के जरिए एक ब्लैक सी फ्लीट है रशिया की सेवास्तोपोल में 1/3 वेस्ट ब्लैक सी फ्लीट को तबाह कर दी. 10 मई सुबह 10 बजे तक इनके सारे एयर डिफेंसेस कोलैप्स हो चुके थे. ना J-10 नजर आ रहे थे, ना J-17 नजर आ रहे थे. पाकिस्तान वाज नेकेड एंड एक्सपोज्ड. शुरू से आपने सोचा हुआ था कि फौज में ही जाना है? मेरे पहले प्रिंसिपल थे लेफ्टिनेंट कर्नल डैनियल. मैं कक्षा 6 या 7 में था. फादर ने पूछा होगा कि भाई क्या करना चाहते हो, तो उनकी वर्दी देख के मैंने बोल दिया आर्मी. आपकी फर्स्ट टाइम पोस्टिंग कहाँ पे हुई? पहली बार मैं आई वेंट टू झांसी. आई वाज पार्ट ऑफ द आर्मर्ड डिवीजन जिसमें पूरी मैकेनाइज्ड फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया था और पाकिस्तान को ये मैसेज मिला कि साहब अगर हमने पूरी जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस है ऐसे जा रहे ऐसे मुड़े तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा. और कोर मैंने कमांड की भटिंडा वाली. ये जो अभी बहावलपुर में ये जो मरकज मारा है ना, ये जब अभिनंदन को छोड़ नहीं रहे थे तो जनरल रावत फ्लू टू माय हेडक्वार्टर्स. देयर वर प्लान्स देन. आई एम सेइंग सोल्जरिंग इज लाइक लॉर्ड राम की जो जिंदगी थी बिकॉज ही वाज अ वॉरियर. एक आपने सूबेदार चुन्नीलाल के बारे में सुना? ही जॉइंस सियाचिन. बाना सिंह ने जो अटैक किया था बाना पोस्ट में, उसमें चुन्नीलाल वाज अ नया सैनिक था. और जब बाना सिंह ने वो अटैक किया, ही सेड अबाउट चुन्नीलाल दैट दिस बॉय इज फियरलेस. ये डेडिकेशन कैसे आता है? ये आता है हमारी जो पलटने हैं ना, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट. आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? इसे अगर शास्त्र को भूलोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे. देखिए हमारे जो शास्त्र हैं क्या कहते हैं, एक बड़ा सुंदर उसमें वाक्य है, सरस्वती लक्ष्मी और दुर्गा का मिश्रण. लुक एट द विजडम बिहाइंड इट. सरस्वती लक्ष्मी का आदर. So when you create wealth, from that wealth put some money in your instrument of force, दुर्गा. चीन ने कहा टू कीप इंडिया स्ट्रेटेजिकली इम्बैलेंस्ड, कि सामरिक रूप से उसको असंतुलित करने के लिए मैं खुद क्यों लड़ूं. यहाँ उसको मिल गया पाकिस्तान. अभी देखिए अभी टर्की से उनके फॉरेन मिनिस्टर वगैरह आए हैं, पाकिस्तान आते हैं और बांग्लादेश जाते हैं. नमस्ते इंडिया, आप देख रहे हैं नो द नेशन पॉडकास्ट गर्मा के साथ. आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने लगभग 40 साल तक इंडियन आर्मी में सर्व किया है, एनडीए से ट्रेनिंग ली है और कॉम्बैट एविएटर के रूप में नॉर्थ ईस्ट के आसमान में मिशंस फ्लाई किए हैं. एक्सकॉप्स के कमांडर रहे हैं, कश्मीर में फ्रंट लाइन संभाली है और आर्मी ट्रेनिंग कमांड के चीफ बने. इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल से सम्मानित किया गया है. आज यूपीएससी के मेंबर हैं जहां फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स को शेप कर रहे हैं. प्लीज वेलकम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला. वेलकम टू द पॉडकास्ट सर. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया गरिमा, थैंक यू. आपने आमंत्रित किया, आपका बहुत आभार और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं. एंड ऑल द बेस्ट टू योर पॉडकास्ट नो द नेशन. थैंक यू सो मच सर. आपकी पहले अर्ली लाइफ से हम शुरुआत करना चाहते हैं. सबसे पहले आप ये बताइए कि शुरू से आपने सोचा हुआ था कि फौज में ही जाना है? तो देखिए मैं मूल निवासी हूँ लखनऊ का और एक बहुत अच्छा शहर है. नवाबों का शहर है कहते हैं. नवाबों का तो है, बट जिस समय मैं था 1970-80 के दशक में, इट हैड द बेस्ट स्कूल्स. जो स्कूलिंग एजुकेशन में लखनऊ में मिली, दैट वाज द बिगेस्ट गिफ्ट. उससे क्या हुआ दैट आई रियलाइज बाद में, wherever you go, if the grounding was good, you stood out. So अगर मैं लखनऊ का स्मरण करता हूँ इस वजह से. बाकी नवाब शार्ट हो सकता है, but this is the main reason I got education in Lucknow. और my father was in the Air Force. Okay. तो जो मेरी my first memories are that we used to travel. And मैं बैंगलोर में था. तो बैंगलोर में मैं था, सेंट जोसेफ्स करके एक स्कूल था जिसके राहुल द्राविड भी हैं उस स्कूल में. उस स्कूल की खासियत ये थी कि वहाँ हम जाते थे, 2 बजे तक एकेडमिक्स होती थी और 3 बजे के बाद क्रिकेट, हॉकी
तो बड़ा एक ऑलराउंड सा डिमीनर था, उस स्कूल का कैरेक्टर ही ऐसा था। तो हम जब सुबह जाते थे अपने बैग में एक बैट, हॉकी स्टिक सब लेके जाते थे। अच्छा। तो पढ़ के भी आते थे और खेल के भी आते थे। उसके बाद मैं गया सोफायाज, बैंगलोर, लखनऊ में आई वेंट टू लमाटनिया। मेरे पहले प्रिंसिपल थे लेफ्टिनेंट कर्नल डैनियल। तो ही वाज फ्रॉम द आर्मी, माय फादर वाज फ्रॉम द एयर फोर्स। और मेरे ख्याल से मैं कक्षा 6 या 7 में था, फादर ने पूछा होगा कि भाई क्या करना चाहते हो, तो उनकी वर्दी देख के मैंने बोल दिया आर्मी। और मेरे फादर ज़्यादा एम्बिशियस नहीं थे, तो ये नहीं था कि भाई आईटी जाना है, आईएएस जाना है, मैंने कहा जो करना है करो। तो मोमेंट आई सेड आर्मी, ही पुट मी इन सैनिक स्कूल लखनऊ। और देखिए, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फेट। हुआ क्या कि आई वॉज इन इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल, तो मेरी इंग्लिश ठीक थी, बट जैसे लमाटने में सब बोलते थे मैं भी इंग्लिश बोलता था। जब मैं सैनिक स्कूल गया तो वहाँ के जो टीचर्स वगैरह थे, दे हैड द हाईएस्ट सैलरीज इन द कंट्री एट दैट टाइम। वी यूज्ड टू गेट वेरी गुड टीचर्स। मैं आपको एक क्यों सुना रहा हूँ, मेरे को एक टीचर मिले एस.के. बोस। और देखिए उसने मेरी जिंदगी कैसे परिवर्तित की। उन दिनों एक डिबेट शुरू हुई थी बिट्स पिलानी में, ये है ना बिट्स, पहली डिबेट थी ऑल इंडिया पब्लिक स्कूल इंग्लिश डिबेट। आपको देखिए इस टाइप के टीचर्स नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने वो टॉपिक आया, हमें को अभी तक याद है, कुछ था नॉन अलाइनमेंट या कुछ। उन्होंने स्पीच लिख के दी, हम 10-12 लोगों को बुलाया, बोला ये रट के आ जाओ। तो हम रट के आ गए। अच्छा। तो 12 में से उन्होंने 6 चुने, 6 में से 2 अभी तक मैं याद है, मेरे साथ थे अजय सेठ। अब देखिए ये कौन टीचर आज ये करता है। 2 महीने उस स्पीच के साथ रोज शाम को 4 से 7 रिहर्स कराते थे। एंड ही टोल्ड मी थिंग्स कि भाई इफ यू हैव टू मेक अ पॉइंट, डोंट रेज योर वॉइस, ड्रॉप इट। हाउ टू, व्हेन टू स्पीक फास्ट, व्हेन टू स्पीक स्लो, डिक्शन, हर वर्ड को 10 बार डिक्शनरी में देख के, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। He gave me a skill for life, which was public speaking. If I had been in Lamatnia, I would have been one amongst the many. Yes. Here I was lucky and I got Bose. Let me make a larger point. India's education system will not change just by being coaching centers and by getting these teachers. I was lucky to have got him. And he gave me this gift which stood me out. I went to NDA. वहाँ एक डिबेट होती थी, भवानी शंकर डिबेट। आई वन इट 6 times running. And when you win these things, you stand out. So I'm so grateful to my father that he took me from. And let me tell you, जब वो निकाल रहे थे मेरे को लमाटनिया से, तो कर्नल डैनियल ने बोला, अरे ही इज सो गुड इन एकेडमिक, शुक्ला साहब आप इसको क्यों निकाल रहे हैं? Why you take him to सैनिक स्कूल? ये जाएगा IT, YT. But I didn't. And so if you ask me, it so turned out, and I'm saying it with great conviction, I joined one of the best professions in the country. The only exam I gave was NDA, first attempt. I got through. I was lucky. मैंने तो कोई एग्जाम ही नहीं दिया। मैं आजकल देखता हूँ लोग 35 साल तक एग्जाम देते हैं। एनडीए की ट्रेनिंग बच गया इस फर्स्ट टाइम। क्या एक्सपीरियंस था आपको एनडीए का? मतलब एनडीए is a very different place. एनडीए देखिए, फौज का the whole training pattern क्या है? बाहर सिविल में आप पहले पढ़ते हैं, you study hard for 6-7 years, pass an exam and then don't read a book all your life. आर्मी में अलग है। Initially the focus is on outdoors. So NDA just toughens you. मैं आपको बताता हूँ। तो मैं पहले दिन गया, I was the only son in a family of 2 sisters, और हम गए हंटर स्क्वाड्रन था, हंटर, one of the most notorious squadrons. तो पहला हमसे सवाल पूछा गया कि भाई कौन से गेम्स खेलते हो? तो हमने कहा टेनिस। तो हमने कहा अच्छा टेनिस, इधर आ जाओ। तो हमने सोचा हमको एकेडमी टीम के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने जितने निकाले ये टेनिस, स्क्वॉश, विच आर नॉट ट्रुप गेम्स, जैसे फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, ट्रुप गेम्स है, यू रेसल विद ईच अदर। तो एनडीए की नज़रों में टेनिस, स्क्वॉश और एलीट गेम्स, तो वो आपसे मतलब वो सोच ही आपके अंदर से निकालनी थी। तो हमको बोला पीछे मुड़ and start front rolling. Front rolling समझती हैं आप? Now imagine from the civil street, if you front roll for 3 kilometers, क्या हासिल? मतलब कुछ होगा। I didn't pick up a tennis racket till I became a colonel. So India used to do this. कोई लॉजिक नहीं। जैसे आप बताइए, आप बारिश हो रही है तो
हम में से किसी गया होगा इंस्ट्रक्टर के पास, बोला सर बारिश हो रही है आज, पीटी नहीं करेंगे। मैंने कहा अच्छा बारिश हो रही है, तो अगर आज 10 किलोमीटर दौड़ना था ओरिजिनल उसमें, तो बारिश हो रही है तो अब 40 दौड़ोगे। शायद यही रीजन होता है कि काफी लोग मतलब ड्रॉप कर जाते हैं, नहीं कर पाते। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल, इट मेक्स अ मैन आउट ऑफ यू। आप स्ट्रक्चर देखिए आर्मी का, सो व्हेन यू आर अ सेकंड लेफ्टिनेंट आउटडोर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं आप, फायरिंग में हैं, द एम्फेसिस इज ऑन ब्रॉन, बट एज यू ग्रो इन सर्विस इट टर्न्स टू ब्रेन्स, एंड व्हेन यू आर अ 3 स्टार और 4 स्टार इट इज नथिंग बट ब्रेन्स। तो एक बहुत सुंदर मिश्रण है ऑफ ब्रेन एंड ब्रॉन। लेट मी ऑल्सो टेल यू व्हाई आई से इट इज द बेस्ट प्रोफेशन, एंड आई मीन इट। इट इज अ मेरिटोक्रेसी। वहाँ ये फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जनरल के लड़के हैं, सिपाही के लड़के हैं। एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आप देखिए उससे आपको बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा। जनरल बिपिन रावत, हिज फादर वाज अ लेफ्टिनेंट जनरल, डिप्टी चीफ हुआ करते थे, वो चीफ बने। उनसे पहले जनरल सुहाग थे, ही वाज आल्सो द चीफ, ही वाज द सन ऑफ अ जेसीओ। In the same army, a JCO son becomes chief, and in the same army, a lieutenant general son becomes chief. So, what better example of, meritocracy? दूसरा एक बड़ी important चीज है, जैसे हमको बताया जाता था, पता नहीं किसने बताया, बट मेरे जहन में है, that think like a man of action, act like a man of thought. सोचने की शक्ति, पर कार्यान्वित उस सोच को कार्यान्वित करने की प्रतिभा। आई कैनॉट लीव अ थॉट एंड जस्ट गो। वी आर टोल्ड, हमको बताया जाता था, पुट द बॉल इन द नेट, डोंट ड्रिबल विद इट। जैसे फुटबॉल में कुछ लोग बॉल के साथ घूमते ही रहते हैं। नाउ दीज वैल्यूज आर पुट इनटू यू एंड दे अप्लाई इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। जैसे लोग सोचते हैं कि भाई फौज में बड़ी डिसिप्लिन वगैरह है, ये वो। आर्मी में उसका जो एक्सटर्नल डिमीनर है ना, बात करने का तरीका वो है, इंटरनली इट इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक। आई हैव सीन द मोस्ट ब्रॉड माइंडेड पीपल इन द आर्मी हु मेंटर यू, टेक केयर ऑफ यू। ऐसा नहीं कि सुबह से शाम तक बहुत मारधाड़ी होती रहती है, दे टेक केयर ऑफ यू। एक हमारे यहाँ स्केइंग एक और है, इंग्लिश में है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज इन एनी हायरार्की इट इज एक्सियोमेटिक दैट देयर विल बी अ सीनियर एंड अ जूनियर। The senior, if he's a gentleman, will never show it. The junior, if he's a gentleman, will never forget it. ये कितनी बढ़िया चीज़। It's not just by rules. It is also the only profession where you send men to their death by verbal orders. There is no written instruction. कोई रूल थोड़ी ना, कोई चिट्ठी थोड़ी ना निकलती कि ये पेट्रोल जाएगी। It is trust. तो COs जो कमांडिंग ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनमें एक और ख्याल हमेशा रहता है कि बिफोर आई कमिट माई ट्रूप्स टू एन ऑपरेशन आई मस्ट मेक श्योर ही इज इक्विप्ड। उसके लिए बड़े झगड़े होते हैं कि सर ये नहीं होगा, इस तरह से ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा, बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ट्रूप्स। तो इट इज नॉट लॉ, नॉट रूल्स, इट इज ट्रस्ट। एक शराफत है, जैसे कहते हैं ना। आपकी फर्स्ट टाइम पोस्टिंग कहाँ पे हुई, उसका क्या एक्सपीरियंस था? पहली बार जब वर्दी पहनी तो कैसा महसूस होता है? पहली बार मैं आई वेंट टू झांसी, आई वाज पार्ट ऑफ द आर्मर्ड डिवीजन। उन दिनों देखिए क्या हो रहा था, हमारी इंडो पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्सरसाइजेस होती थी। तो मेरे को याद है एक ब्रास टैक्स एक्सरसाइज थी, आपको जनरल सुंदर जी के अधीन हुई थी, जिसमें पूरी मैकेनाइज्ड फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया था। और पाकिस्तान को ये मैसेज मिला कि साहब अगर हमने पूरी जो मैकेनाइज्ड फोर्सेस है ऐसे जा रहे, ऐसे मुड़े तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान adopted this low intensity conflict वाला ये। तो my first posting was there in झांसी। उसके बाद मैं 3-4 साल I was flying। ये कब की बात है? 82, 83? 79 I joined Indy, 82 I was commissioned, 82। उस टाइम पे ये बड़ी झड़पें हो रही थी हमारे और पाकिस्तान के बीच। ब्रास टैक्स थी और भी कुछ बड़ी एक्सरसाइजेस थी। It was all on the western front। Then I flew helicopter pilot, आर्मी में helicopter pilot, so I flew for 3-4 years, सिक्किम में, नागालैंड में, इन इलाकों में helicopter flying की। Then कुछ exam I went to staff college। उसके बाद the bulk of my career was along the LC, so as a lieutenant colonel। चीन का खतरा जो था ये 2012-14 के बाद हुआ, उससे पहले it was all पाकिस्तान।
तो जैसे आई कमांडेड द बारामूला डिवीजन, जो 15 कोर में है श्रीनगर में। बारामूला एक जगह है। जी। तो अभी ये जो हुआ है पहलगाम उसी इलाके से। और कोर मैंने कमांड की भटिंडा वाली। ये जो अभी बहावलपुर में ये जो मरकज मारा है ना, ये जब अभिनंदन को छोड़ नहीं रहे थे तो जनरल रावत फ्लू टू माय हेडक्वार्टर्स, देवर प्लान्स देन, बट छोड़ दिया तो हुआ नहीं वो। और ये मरकज नहीं है, ये ट्रेनिंग एकेडमी है पूरी टेरर की। उसमें स्विमिंग पूल है, ऑब्स्टिकल कोर्स है। एंड देन आई केम एज डायरेक्टर जनरल पर्सपेक्टिव प्लानिंग, जिसमें बातें थी अबाउट फोर्स मॉडर्नाइजेशन, फ्यूचर्स, टेक्नोलॉजीज। उससे आई ऑल्सो डन 2 tenures इन द मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, विच बेसिकली डज कि भाई ऑपरेशंस किस तरह से करने हैं पाकिस्तान, चीन के। एंड फाइनली आई वाज आर्मी कमांडर ऑफ ट्रेनिंग कमांड, विच इज ट्रेनिंग, डॉक्ट्रिन्स, फ्यूचर्स। तो आप देखिए इन द करियर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीथिंग। शुरू में ब्रॉन, आउटडोर्स, पेट्रोलिंग, बट बाद में इट इज ऑल अबाउट द ब्रेन्स एंड ऑल। क्या चैलेंजेस रहते हैं? आप अलग अलग टेरेन में, आप कॉम्बैट एविएटर भी थे, अपना कुछ नॉर्थ ईस्ट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमसे? तो देखिए जब मैं था तो मेन चैलेंज थी सिक्किम में एक जगह है ग्यागोंग, जैसे इस तरफ सियाचिन है ना, तो ग्यागोंग में बड़े इंडक्शन हो रहे थे ट्रूप्स में, बिकॉज चीन का खतरा वहाँ बढ़ रहा था। तो हमारी सारी सॉर्टीज वहाँ होती थी, हम कमांडर्स को ले जाते थे, आर्मी चीफ, आर्मी कमांडर्स, उनको उस हाइट्स पे फ्लाई करना। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट स्किल। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वहाँ पे एक हेलीपैड में वंस यू कमिट योर सेल्फ टू लैंडिंग और आप लैंडिंग के एक फेज से आगे आए, यू कैन नॉट रिकवर। सो इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग, जजमेंट कि क्या फ्लाइट पाथ होना चाहिए, क्या वो जिसे कहते हैं कलेक्टिव का प्रेशर, ये इट्स अ स्किल दैट यू डेवलप बाय ट्रेनिंग। तो पहले आपको एक चेक पायलट होता है, सीनियर पायलट, जो आपको 2-3 रिहर्सल कराता है। फिर मान लो यू आर फ्लाइंग द आर्मी कमांडर, यू आर क्लियर्ड बाय समबडी एल्स। सो एविएशन एक अलग दुनिया है। बट उस सिलसिले में ग्यागोंग was because those heights it's very difficult to fly. So it is those kind of challenges. Then I was from the artillery, I was a gunner, तो ये जितना फायरिंग वायरिंग का। बट मैं मूल बात ये कह रहा हूँ कि anybody who is interested, जो जिसे कहते हैं ना विवेक और बाहुबल दोनों का अगर मिश्रण है किसी प्रोफेशन में, it's the armed forces. And it's a meritocracy. So I genuinely think it's one of the best profession. मेरे को कभी ना किसी की सिफारिश लगानी पड़ी, ना किसी ने सिफारिश की, अपनी काबिलियत पे गलतियां की, मार खाई। कोई ऐसा मोमेंट जो अभी तक याद है एकदम से? When I was the GOC in बारामूला, तो मेरे को मेरे कर्नल जी ने कॉल किया कि एक पेट्रोल जा रही थी जंगल से, और मैंने कहा वो कहाँ है वो? तुमने कहा सर यहीं पे हैं। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, तो आई सेड व्हाई इज द पेट्रोल नॉट मूविंग, यू शुड मूव। तुमने कहा सर वो फायर वायर आ रहा है। थोड़ी देर बाद में ठीक है, फिर उसने फ़ोन किया, तो मैंने कहा कि इट्स बीन वेरी लॉन्ग, टेल देम टू मूव। और 1 घंटे बाद मेरे को कॉल आया कि साहब उसके जो आगे के 2 जवान हैं गोली लगी। और आई इमीडिएटली वेंट, एंड देन यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, वो क्यों नहीं मूव कर रहे थे? उन पे फायर आया, टेररिस्ट थे वहाँ पे। अब जब ऊपर से 2002-2003, I wanted the petrol to move, you see. But you see, I learned this lesson कि you should not interfere in operations like this, because जो man on the ground है, ऐसी बड़ी गलतियाँ हुई हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, but these are the things. See, army में you play with the lives of people. जैसे मैंने कहा ना, your orders they have. तो ये जो सोल्जरिंग का प्रोफेशन है ना, मैं आपको एक कोट देना चाहता हूँ। ये मैं है इंग्लिश में, बट आई जस्ट ट्रांसलेट इट फॉर यू। इट इज़ द वर्च्यूज ऑफ लॉर्ड राम। आई एम सेइंग सोल्जरिंग इज लाइक लॉर्ड राम की जो जिंदगी थी, बिकॉज ही वॉज अ वॉरियर। व्हाट क्वालिटीज मस्ट यू हैव? कुछ लोग सोचेंगे आइडियलिस्टिक है, बट आई एम टेलिंग दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड इन सोल्जरिंग। ये नारद, ही राइट्स इन द ओपनिंग पैराग्राफ्स ऑफ रामायण, जो उसके शुरू के अनुच्छेद हैं, ही सेज कि हाउ शुड अ वॉरियर बी, अ सोल्जर? He says there exists a perfect man, someone with heroic qualities, well versed in the duties of life, grateful, truthful. You have to be truthful. If you are not truthful about operations, you will send the wrong stories back. There will be great things to happen. Firm in his vows,
an actor of many parts, benevolent, परोपकारी, learned, ज्ञानी. अगर कोई ये सोचता है कि आर्मी में पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ता, उससे बड़ा कोई वो नहीं. You have to be a ज्ञानी. Eloquent, somebody who speaks well, patient, जो सब्र रख सके, slow to anger. Now this is the point. Free of envy, किसी से ईर्ष्या नहीं. Yet can cause terror when excited to wrath. मतलब ये है that essentially you are men of peace, but if you provoke me, I will destroy you. Op Sindoor. This is soldiering. But the other qualities are equally important. Grateful, truthful, firm in his vows. और ये तो मैंने ऐसी कोट जब देखा, and I take it back to life in soldiering, it is about these things. In other professions, perhaps you don't get these opportunities. I'm not casting aspersions on anyone else, but बाकी professions में चालबाजी, समझ गए. आर्मी में नहीं. It's a clean profession and meritocracy. So that is my biggest, what can I say? If I have to advertise the army to anyone, this is it. For these reasons, you must join the army. और you don't have to compromise too much. एक बड़ा किसी ने शेर सुनाया था कि सुबह के चेहरे शाम तक ढल जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि बस मरते चले जाते हैं. आर्मी में समझौते नहीं करते. तो जो आपकी शक्ल सूरत 20 साल की उम्र में वो 60 साल में भी रहेगी, because you have not made those compromises. That is the best thing. But I'll tell you one more thing. It is a profession of high quality talent. अगर कोई ये सोचता है ना कि I am mediocre and I will, don't come. So this is a long answer to a short question. Sir, I am very grateful that I got this opportunity and I have not looked back. I have had a blessed life, जिसे कहते हैं. क्या कहते हैं हिंदी में blessed life? बहुत सौभाग्यशाली जिंदगी. सर अगर मेडल्स की बात करें आपकी, तो आपको काफ़ी सारे मेडल्स मिले हैं, चाहे वो परम विशिष्ट सेवा मेडल हो या सेना मेडल हो या युद्ध सेवा मेडल हो. मैं बात करूंगी जो आपको मिला है विजय स्टार मेडल, उसके पीछे की कहानी बताइए. देखिए मेरे को जो मेडल्स मिले हैं ना, दे आर फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, परम विशिष्ट सेवा मेडल. दीज आर नॉट द रियली गुड मेडल्स. एक आपने सूबेदार चुन्नीलाल के बारे में सुना? नहीं. एक जनरल दुआ हैं, उनको बुलाइए. ही इज रिटन अ बुक ऑन सूबेदार चुन्नीलाल. अब देखिए ये होते हैं मेडल. आप वीरता देखिए क्या है. ही इज अ बॉय फ्रॉम भदरवा इन जम्मू एंड कश्मीर. He joins Siachen. सुना आपने सियाचिन के बारे में? बाना सिंह के बारे में सुना होगा. So, बाना सिंह was a परमवीर चक. बाना सिंह ने जो अटैक किया था बाना पोस्ट में, उसमें चुन्नी लाल was a नया सैनिक था वो. और जब बाना सिंह ने वो अटैक किया, he said about चुन्नी लाल that this boy is fearless. The only other person whom I've heard being described as fearless was Sam Manekshaw. उसके बारे में कहते थे he was fearless, but he was fearless in a different sense. He was fearless when it came to talk to Indira Gandhi. वो डरते नहीं थे. But चुन्नी लाल was fearless in these small things. उसमें उसको मेडल मिलता है सेना मेडल गैलेंट्री उस ऑपरेशन में. The Indian Army has got 4 medals of gallantry, highest gallantry. 4 हैं. चुन्नी लाल won 3 in his lifetime. उस पे किताब लिखी जनरल दुआ ने, You must call him. दूसरा मेडल उसको मिलता है एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में. It's a higher medal. And the third medal he gets the Ashok Chakra, which is the highest award for peacetime gallantry. Oh, देखिए कहानी कितनी सुंदर है. He is asked to prevent infiltration किसी पोस्ट में from Pakistan. और उसको खबर लगती है कि 2 टेररिस्ट निकल चुके हैं. उसे इतना गुस्सा आता है, तो अपने कहाँ है वो, कहते हैं उस झाड़ में है. And the short story is that he feels so guilty. उसको इतना ये लगता है कि मेरे एरिया से 2 आदमी निकल गए. तो वो जानता है वहाँ पर वो लोग हैं, बट वो घुसता है उसमें, फायर करता है, 3 को मारता है और खुद मर जाता है. और उसके बारे में जो फर्स्ट ऑपरेशन था उस टाइम के जो कोर कमांडर थे जनरल समी खान, ही टोल्ड हिम उसकी वीरता के बारे में कि आपने वो कार्य किया है जो देवता भी नहीं कर सकते. He was comparing his bravery with godliness. तो इंडियन आर्मी में ये है व्यू. हमें तो जो मिला है वो PBSM, लॉन्ग. My medals are not inconsequential compared to this.
मेरा दुर्भाग्य ये रहा कि मेरे को ये वाले मेडल्स नहीं मिले, ज़्यादा उसमें वो होती, बट दिस इज द इंडियन आर्मी। ये डेडिकेशन कैसे आता है कि मतलब? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। ये आता है हमारी जो पलटने हैं ना, गढ़वाल राइफल्स, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट। देखिए अगर मैं सीओ हूँ, जैसे एक वहाँ सीओ होता है कमांडिंग ऑफिसर, और जो मेन का जो जवानों का जो सबसे सीनियर होता है उसे हम बोलते हैं सूबेदार मेजर। मान लिया आप सूबेदार मेजर हैं और मैं आपसे किसी कोई बात हो गई, मैं आपसे को डांटूंगा नहीं, मैं ये कहूँगा कि एसएम साहब आज जो सुबह थी ना ड्रिल ढीली थी, इतना कहना काफ़ी है। अब उसमें इतनी वो भावना है रेजिमेंट की, प्राइड की, वो जाके बोलेगा अपने नीचे वालों को कि आज ना सीओ साहब ने बेइज्जती कर दी, दैट इज इनफ। बेइज्जती कर दी, सो नाउ वी विल डू इट इन सच अ मैनर कि दोबारा ना हो। मान लिया आप हॉकी, सिंपल चीज, हॉकी आप हार रहे हैं, मैं बोलूँ आज आप ढीले थे, मतलब वो इट इज जस्ट दिस मच फॉर यू एंड यू विल गो एंड डू एनीथिंग। सो इट इज फॉर 14 गढ़वाल, 13 कुमाऊं, 2 फील्ड, 6 आर्मर्ड रेजिमेंट। हम कहते हैं ना कि भाई आज 2 फील्ड की बेइज्जती हो गई, ये भाव है। और मैं मतलब मजाक में कहूँ, सिविल में अगर आप किसी से कहो कि इसकी बेइज्जती हो गई, तो पूरा भाव ये लगे, और वो भाव इट टेक्स इयर्स टू क्रिएट दैट, इट इज इंस्टिल्ड टू यू। हंटर स्क्वाड्रन नहीं हारेगा, फिर एलमीन कंपनी नहीं हारेगी आईएमए में, फिर 6 जाट नहीं हारेगी। सो इट इज अ होल रेजिमेंटल सिस्टम व्हिच टेक्स इयर्स टू क्रिएट। मतलब कुछ हो सकता है, 6 जाट की बेइज्जती नहीं हो सकती। इट इज दोज वैल्यूज दैट आर इंस्टिल्ड इन यू, इट्स अ वेरी फाइन सिस्टम। और देखिए एक और बात आपको, आई एम अ हिंदू ब्राह्मण, आई गो टू अ सिख यूनिट, 6 साल तो मैं हनुमान चालीसा तो मैंने पढ़ी नहीं, मैं गुरुद्वारे जाता था, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता था। यू बिकेम पार्ट ऑफ योर ट्रुप्स, मेरे को कड़ा पहनाया गया। सो हिंदू ब्राह्मण बिकेम अ सिख, एंड देयर आर अदर एग्जांपल्स, गढ़वाल रेजिमेंट, मुस्लिम सीओस। सो इट इज अ वेरी सेक्युलर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ ये बातें ही नहीं उठती हैं। सो इट इज अ मेरिटोक्रेसी। जैसे सिविल में ये बड़ा है कि आप किस क्षेत्र के हैं, मे बी देयर आर सम रीजंस फॉर इट, वहाँ तो वो सब हटा देते हैं। अब जब चुन्नी लाल के पेट्रोल में मुसलमान होंगे, ये होंगे, वो होंगे, इट डजंट मैटर, बट दे इंटीग्रेट। व्हाई डू यू इंटीग्रेट? अगर 10 आदमी के बीच तालमेल नहीं है, 2 मरेंगे। बिल्कुल। आपने टेररिस्ट को देखा नहीं टाइम से, फायर नहीं खोला टाइम से, so these are the... उसमें कोई अंडूज नहीं होते हैं कि वापस आप पीछे हट जाओ। बिल्कुल। It makes the Indian Army great. It's not a profession, it's a calling. एक व्यवसाय नहीं है, एक जीवन शैली है। That जीवन शैली starts from the National Defense Academy and right to the top. That's what makes the army so distinct. सर आर्टिलरीज के बारे में बताइए, कौन कौन से हथियार है, मतलब जनरल ऑडियंस को अगर बताना हो क्या क्या चीजें होती हैं? तो देखिए आर्मी में बड़े आर्म्स हैं। देयर इज द इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, ये टैंक शैंक्स वगैरह, एंड देयर इज द आर्टिलरी। आर्टिलरी डज ऑल योर फायर सपोर्ट। तो फायर सपोर्ट राइट फ्रॉम, जिसे कहते हैं हम क्लोज सपोर्ट, सो 105 मिलीमीटर गन्स, 130 मिलीमीटर गन्स, ऑल द वे टू ब्रह्मोस। ये जो ब्रह्मोस फायर हुई है, दीज आर आर्टिलरी रेजिमेंट्स राइट अप। So it is all about fire. Now fire you can say is very easy, but today देखिए fire में क्या हो रहा है, अगर आपने observation करना है, AI का इस्तेमाल हो रहा है, space, precision. So artillery is an instrument of long range precision. Fire, long fires. तो I was in the artillery. तो artillery में बड़ी मतलब अच्छी चीजें होती हैं। और जब मैं था तो artillery का एक एविएशन नाम भी था, जिसे एरोपी कहते हैं। अब तो उसको मेन आर्मी के साथ सम्मिलित कर दिया। वन ऑफ द अट्रैक्शंस ऑफ गोइंग टू द आर्टिलरी इन माय टाइम वाज दैट यू गॉट टू फ्लाई, सो व्हिच आई फ्लू। सो यू जस्ट सी इन अ शॉर्ट करियर व्हाट हैव आई नॉट डन। फायरिंग की है, फ्लाइंग की है, कमांड किया है लोगों को, व्हिच इज ग्रेट लीडरशिप, कमांडिंग 600 men, then as you grow a brigade 1500 men, leadership skills. So ये मतलब it's been a very exciting life.
जो अभी हम बात करें ट्रेडिशनल वॉरफेयर की और अभी की, जब ये ड्रोन आ गया है, साइबर, एआई, कैसे इवॉल्व हो रहा है, क्या चेंज देख पा रहे हैं आप आगे? तो आप देखिए यूक्रेन को देखिए, यूक्रेन में क्या हो रहा है। जो मार काट है वो तो जारी है, जैसे कहते हैं ब्लड एंड गोर, वो ट्रेंच वॉरफेयर में लोग तो मर ही रहे हैं। हर हफ्ते, भारत में तो पता नहीं है, हर हफ्ते यूक्रेन में 7,000 लोग शहीद हो रहे हैं। सो दैट ट्रेंच वॉरफेयर हैज नॉट गॉन। टेक्नोलॉजी करते करते हमको एक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि भाई युद्ध में लोग मरना बंद हो गया, वो नहीं हुआ है। वो जो अटैक है, आर्टिलरी फायर है, माइन से गुजरना, वो सब तो है ही। बट चीज़ें क्या हुई हैं उसके साथ साथ, एक तो जो लेगेसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे एयर पावर, टैंक्स, आर्टिलरी, ये भी है। बट जो ये जो नवीन जिसे कहते हैं तकनीकीकरण जो है, नवीन तकनीकीकरण, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्पेस, एआई, क्वांटम, ईडब्ल्यू, इसके फलस्वरूप युद्ध का जो चरित्र है, जो रूप स्वरूप है, वो उसमें संपूर्ण बदलाव आया है। सो आई एम सेइंग इट इज ट्रेंच वॉरफेयर, वर्ल्ड वॉर 1 की ट्रेंच वॉरफेयर। फिर आप कोल्ड वॉर की जो लेगेसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बट उनको अगर किसी चीज़ ने भव्य रूप से परिवर्तित किया है तो वो है टेक्नोलॉजीज। और मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। इससे क्या हुआ है टेक्नोलॉजी से, थिंग्स लाइक प्रिसिशनरी हैव इमर्ज्ड, ड्रोनरी हैज इमर्ज्ड। तो इट्स अ न्यू आर्ट एंड साइंस, एक नई कला और विज्ञान का उदय हुआ है टेक्नोलॉजीज के जरिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 2022 में रिटायर हुआ हूँ, तब तक ड्रोनरी की बात नहीं होती थी। ड्रोन्स आए थे बस शादी में देखते थे हम जी। अभी आप देखिए यूक्रेन में क्या हुआ है। रशिया के 80% losses in men and equipment have come not from infantry, not from artillery, not from air power. Air power गायब है, from drones. 80%। क्यों हुआ? यूक्रेन के पास ना नेवी थी ना एयरफोर्स थी, कुछ था ही नहीं। बस उनके पास दिमाग था और टेक्नोलॉजीज। यूक्रेन में उन्होंने क्रूड ड्रोन्स को लेके एलॉन मस्क के स्टारलिंक्स के जरिए, एक ब्लैक सी फ्लीट है रशिया की सेवास्तोपोल में, 1/3 वेस्ट ब्लैक सी फ्लीट को तबाह कर दिया। इट वाज फोर्स्ड टू मूव आउट। रशिया हैज एयर पावर, यूक्रेन डिडंट हैव। 3 F-16 थे उनके पास। ड्रोन से दे हैव क्रिएटेड अ होल न्यू इंस्ट्रूमेंट। दोज ड्रोन्स वो ट्रेंचेस में घुसते हैं, टैंक टरेट से घुसते हैं, और स्ट्रेटेजिक एयर पावर। आज ड्रोन्स 3000 किलोमीटर दूर जाके आपके पावर स्ट्रक्चर्स को मार रहे हैं। आपके ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। द न्यू जनरल्स ऑफ वॉरफेयर आर नॉट जनरल राज शुक्ला एंड दे आर एलॉन मस्क, Palmer Luckey, Alex Karp. Elon Musk is the boss of Starlinks. Palmer Luckey is the boss of Endural. AI में काम करते हैं। And Alex Carr is all about Palantir. आपने देखा, और डेटा। आप कमाल देखिए, 1993 में यूक्रेन मेड दिस चॉइस। उन्होंने कहा हम सोवियत यूनियन से अलग होंगे और हम अपने सारे परमाणु हथियार आपको दे देंगे। सबसे बड़ी गलती की उन्होंने, प्यूटिन को थमा दिए। अब प्यूटिन साहब 3 साल से वो डरा रहे थे न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह। 3 महीने पहले या 2 महीने पहले इन्होंने ड्रोन्स भेजे विच वेंट 2000 किलोमीटर्स। उनके जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट हैं स्ट्रेटेजिक, उनको मारा, उनके न्यूक्लियर सबमरीन को मारा। सिग्नलिंग ये की कि देखिए आप हमसे छेड़ेंगे तो ये हम करेंगे। एंड ड्रोनरी एज अ साइंस वाज नॉट देयर इन 2022। 3 साल में ये फेरबदल हुआ है। So somebody said that these technology changes have been the most profound in recorded history. History, year 0 to. आप देखिए what technology does. ये नसरुल्ला है ना, जिसको हिजबुल्लाह का, इसको निकाला इजराइल ने 20 नवंबर 2024 को, या 27 नवंबर 2024। पर 2006 से जिस दिन इन्होंने निकाला,
एक रात नहीं थी जब इजराइल को नहीं पता था कि नसरुल्लाह साहब सो कहाँ रहे हैं। तो नसरुल्लाह जो थे 2006 से असुरक्षित थे, निकाला गया उनको नवंबर में। अब ये टेक्नोलॉजीज कैसे आती हैं? दिस कम्स फ्रॉम स्पेस, LEO। अभी जो शुभंगु शुक्ला गए हैं ना, ग्रुप कैप्टन शुक्ला, ही इज गॉन फॉर एक्सप्लोरेशन। इसरो इज एक्सप्लोरेशन। मिलिट्री कैपेसिटीज कम फ्रॉम LEO। सिंदूर में हमने हफीज सईद की 4 बहनोइयों को मारा। अगली बार वी शुड बी एबल टू टेक आउट हफीज सईद, DG ISI। तो ये क्षमताएं जो हैं टेक्नोलॉजी से आती हैं। सो क्या प्लानिंग है इंडिया की, क्या प्लानिंग है उसके लिए? इंडिया की प्लानिंग अभी शुरू हुई है, तो उसमें अब बात करेंगे। एक और देखिए, फॉर्डो, आपने सुना ये B-2 बॉम्बर्स ने जाके, देखिए कितनी बड़ी चीज है। US ने क्या दिखाया कि भाई कोई भी टारगेट कहीं हो पूरे विश्व में, हमारे B-2 बॉम्बर्स उड़ेंगे, 14 घंटे जाएंगे, 50,000 फीट से 13 बॉम्ब गिराए एक टारगेट पे जिसका आकार जो फ्रिज का दरवाजा है ना उससे बड़ा नहीं है। लुक एट द एक्यूरेसी, 50,000 फीट, वी विल ड्रॉप 14 बॉम्ब्स एंड दे विल हिट विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। जो मार की सटीकता है वो सोचिए, 50,000 फीट से। और हम जाएंगे स्टेल्थ। हमारे जहाजों का सिग्नेचर ऐसा है कि कोई रडार पिकअप ही नहीं कर सकता। गो, रास्ते में मल्टीपल रिफ्यूलिंग्स, विच इज नॉट ईजी। अगर आप देखें हवा में रिफ्यूलिंग करना, एंड देन कम बैक। नाउ समबडी सेड दिस इज 15 years ऑफ वेपन इंजीनियरिंग। 15 साल की जद्दोजहद है, मेहनत है इसमें, टू गेट द मेटल्स राइट, एंगल ऑफ इम्पैक्ट राइट, ऑल दिस। सो दिस इज टेक्नोलॉजी का जो आपने सवाल पूछा, ये है कि टेक्नोलॉजीज हैं। एज आई सेड, अभी द US आर्मी हैज क्रिएटेड डिटैचमेंट 201। उसमें कौन है? इट्स नॉट नॉर्मल सोल्जर, सेलर्स, एयरमैन। पैलेंटियर का CEO श्याम शंकर, द बेस्ट टेक्निकल माइंड्स फ्रॉम कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली आर नाउ बीइंग इंडक्टेड इनटू द आर्मी, क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजी का खेल हो गया है। तो मतलब जो हमारे IITians हैं उनके लिए तो एक सुंदर अवसर है। स्पेस वॉर की तरफ जा रहे हैं ये सारी वॉर जो है, दिस इज व्हाट स्पेस, EW, अब AI देखिए, ये जो हम बात कर रहे थे शादी वाले ड्रोन्स, तो somebody in Ukraine took a शादी वाला ड्रोन and put a camera, computer vision, then put a chip, so you have a AI-enabled drone। तो अभी क्या करता है, जब दुश्मन आपके सैटेलाइट्स को जैम करता है और GPS आपको नहीं मिलता है, तो ये AI-enabled ड्रोन स्वायत्ता से, ऑटोनमसली, इट फाइंड्स इट्स वे टू द टारगेट, नेविगेशन। ऑटोनमसली जब इधर से सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, वो चयन करता है कि गरिमा को मारना है या उन सज्जन को मारना है। टारगेट डिस्क्रिमिनेशन, AI enabled ड्रोन्स हो गए। सो टेक्नोलॉजी इज फैसिनेटिंग। मेरे समय में तो ना कैमरा था ना चिप था, अब ये हो रहा है AI से। आई एम अ गनर, आर्टिलरी की बात की, हमारे टाइम में एक जो पूरा शूट है 25-30 मिनट में कंक्लूड होता था। प्रोसीजर्स थे, ड्रॉप 400, ड्रॉप 200। अगर 25 मिनट में कर लिया आपने तो ताली बजती थी आपको, बड़े कोई। टुडे विद ड्रोन्स व्हिच आर फ्लाइंग बाइनोकुलर्स, शूट्स आर फिनिशिंग इन 3 minutes। तो मतलब द कैरेक्टर ऑफ वॉर जिसे कहते हैं ना, युद्ध का चरित्र, रूप स्वरूप, वो तो एकदम तब्दील हो चुका है। So that is the big challenge before us now। और भारत की आगे क्या तैयारी है? जैसे इंडिजिनस वेपन की बात हो रही है, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो कहाँ तक पहुंचा है भारत? देखिए टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, 2017 में एक लंदन के हेल्थ सिस्टम पे अटैक हुआ था, WannaCry साइबर अटैक, और लंदन तबाह हो गया था 3-4 दिन, सारे हॉस्पिटल ये वो। WannaCry की असलियत क्या है? WannaCry was a cyber weapon made by the American NSA, जो किसी तरह से नॉर्थ कोरियन हैकर्स को मिला और उन्होंने उसको यूज़ किया, वो क्या कहते हैं उसको, रैंसमवेयर अटैक किया और कुछ पैसे लिए। एक्चुअली इट वाज अ वेपन डिजाइन टू पैरालाइज बीजिंग, वेपन डिजाइन टू पैरालाइज शंघाई। अब देखिए AI से क्या हुआ है, वो जो WannaCry था उसको माइक्रोसॉफ्ट के पैचेस से थोड़े दिनों के बाद उसको ठंडा कर दिया। AI enabled साइबर वेपन्स जो होंगे, दे विल बी अनस्टॉपेबल।
देखिए चैलेंजेस क्या हैं, एआई है, साइबर है, लोग कहते हैं मिलिट्री सुपीरियॉरिटी जो है। आप सिंदूर को देख लीजिए, एक तो प्लेटफॉर्म्स की लड़ाई थी, F-16 J-10s, बट कमाल का कहाँ हुआ, प्लेटफॉर्म्स में नहीं, इट वॉज द स्पेस EW साइबर, जिसने इसको प्रबल बनाया, इसको दुर्बल बनाया। सो वॉरफेयर इज मूविंग फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स टू टेक्नोलॉजीज। यू कैन हैव अ वेरी गुड रफाल, बट अगर उसकी EW स्पेस वो सब चीजें नहीं, अगर स्पेस नहीं है आपको टारगेटिंग नहीं मिलेगी LEO से। जब ये जो ईरान और इजराइल के बीच हुआ तो कुछ नुकसान इजराइल ने पहुंचाया अप्रैल 2024 में, कुछ अक्टूबर 2024 में। उसके बाद ईरान के पास 2 रडार बाकी थे, एक S-300, एक S-400। एक S-400 को इजराइल ने नॉन काइनेटिक मीन जैमिंग से ठंडा कर दिया। एक बचा, उसको निकाला। जब उसको निकाला, तेहरान वाज नेकेड एंड एक्सपोज्ड। ये टेक्नोलॉजी का कमाल हमको देखिए, सिंदूर का जो कमाल देखिए, ये कुछ कह लें 10 मई की सुबह या 10 मई सुबह 10 बजे तक इनके सारे एयर डिफेंसेस कोलैप्स हो चुके थे। ना J-10 नजर आ रहे थे, ना J-17 नजर आ रहे थे। पाकिस्तान वाज नेकेड एंड एक्सपोज्ड। इमेजिन अ कंट्री बीइंग नेकेड एंड एक्सपोज्ड कि साहब कोई जहाज आपके मार सकता है। आप 2022 में रिटायर हुए, राइट? 14 से 2022 में कुछ आपको चेंज नजर आया? इन 8 सालों में आपको लगा कि मतलब हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो और स्ट्रांग हुआ है पहले के कंपैरिजन में? देखिए 14 में क्या हुआ, ये मानना पड़ेगा कि वी बिगैन, मेरा ये मानना है, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी मेकओवर। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा में जो संपूर्ण बदलाव के कुछ कदम उठाए गए, संपूर्ण बदलाव क्या थे वो? सबसे पहले था CDS का चयन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और जिसे आप कहते हैं DMA। ये 50 साल की लड़ाई है। ये 50 साल से डिफेंस सर्विसेज हैव बीन आर्ग्यूइंग कि साहब CDS होना चाहिए, और नहीं हुआ। वाजपेयी साहब के दिनों से हुआ, नहीं हुआ, फिर न हुआ नहीं, इस सरकार ने किया। क्या वजह है नहीं होने की? उसकी बड़ी वजह है, मतलब एयरफोर्स की कुछ रिजर्वेशंस थी, कुछ ब्यूरोक्रेट सोचते थे कि भाई CDS बन जाएगा तो आर्म फोर्सेस बड़े पावरफुल हो जाएंगे, बड़ी इस टाइप के वो हैं, बट दे आर नॉट प्रोफेशनल रीजंस। प्रोफेशनल रीजंस यू नीड अ CDS। और देखिए CDS का आपने देखा अभी, पुराने आप 26/11 ले लें, आप वो ले लें, 1 महीने तक तो सर्विसेज अपने प्लान्स बनाते थे, 3 सर्विस, और फिर उनको आप उनका मेल करते थे। इस बार आपने देखा वो मीटिंग्स हुई और 2-3 दिन में, बिकॉज देयर वाज अ CDS, देयर वाज एब्सोल्यूट क्विक प्लान्स। एक था CDS DMA, दूसरा था आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। देखिए आत्मनिर्भरता की बात हमेशा से हो रही थी, बट इस सरकार ने क्या किया है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमने कहा है भाई जो डिफेंस को उसमें ऊर्जा लाने के लिए वी विल गेट प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स। अब प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप, जैसे एयरबस और टाटा ने एक डील की है C-90 प्लेन, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स के लिए, प्राइवेट सेक्टर। इससे क्या है कि HAL को चुनौती मिलेगी, और जब प्रतिस्पर्धा होती है थिंग्स गेट बेटर, कंपटीशन ऑफ कोर्स। एक दिल्ली का स्टार्टअप है थर्ड आई-टेक, आप उसको बुलाएं, उसको US स्पेस कमांड से ऑर्डर मिले। इट्स अ वेरी यंग स्टार्टअप। आप IIT दिल्ली में जाइए, वहां कुछ 60-70 स्टार्टअप्स जो डिफेंस पे काम कर रहे हैं। यही स्टार्टअप अगर सफल हुए तो ये एलॉन मस्क, पामर लकी बनेंगे, और हमको इनकी जरूरत है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस इन दिस सेंस। एक देखिए न्यू नॉर्मल्स एंड स्ट्रेटेजिक आउटलुक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब पराक्रम हुआ था, आपको पराक्रम की याद है? 2001 में ये आतंकवादियों ने पार्लियामेंट को मारा था। The political leadership could have gone. It was as severe as that. मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था उन दिनों कालूचक में, रत्नूचक में, और वी मोबिलाइज। इस बार तो आपने कुछ देखा ही नहीं, पूरे कैंटोनमेंट्स खाली थे, पूरी सेनाएं जो थी शहरों से निकल गई थी सरहद पर, सीमाओं पर। IAF was in a high state of alert. Navy was deployed. जो आपने सिंदूर में देखा है, this is 1/3. It was a massive mobilization. और ये था कि साहब हमारा युद्ध होगा पाकिस्तान के साथ। ये मैं आपको पृष्ठभूमि इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सिंदूर की उपलब्धि समझने के लिए ज़रूरी है। और होता क्या है साहब, वहाँ से पाकिस्तान शुरू कर देता है अपने न्यूक्लियर नाटक, जो हर बार करते हैं ना ये,
कि दे आर नॉट वेपन्स टू बी केप्ट इन म्यूजियम, फलाना ढमकाना, हमीद गुल की दवाई। और ये जो हमारे पश्चिमी देश हैं, मतलब आई शुडंट यूज द वर्ड, दे गेट स्कैर्ड टोटली। और वॉशिंगटन यहाँ पे दिल्ली से एम्बेसी से लोग वापस बुला लेते हैं, कुछ वेस्टर्न एम्बेसीज और बुला लेती हैं, और क्या बात होती है, इंडिया इज बीइंग इररिस्पॉन्सिबल इन अ न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट। तो भारत युद्ध कर रहा है, मारा उसने और 2 बार मारा, और हमको प्रीच किया गया साहब नहीं, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, एक बाकायदा डॉक्ट्रिन बन गई, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट। इन्होंने, पाकिस्तानियों ने कहा यार बहुत बढ़िया है, इनको मारो, फिर न्यूक्लियर का झांसा दो और कुछ होएगा ही नहीं। और ये बार बार आप देखें कितनी बार हुआ, हर बार की धमकी है ये, हर बार। तो दिस वाज स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट। ऑप्स सिंदूर कन्वर्टेड दैट। अच्छा, उसमें हुआ 2-3 चीजें। एक अरुण शौर्य थे, बहुत फेमस, he was a political commentator. He captured the mood of the nation. जब उनसे पूछा गया कि साहब ये क्या है स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, भाड़ में जाए, what we need is not an eye for an eye, not a tooth for a tooth, for one eye both the eyes, for a tooth the whole jaw. This was the mood of the nation. ऑप सिंदूर ने उस समय की जो हताशा थी, ये जो एक भाव था कि सब कुछ होता ही नहीं है, स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट, इट कन्वर्टेड दैट इनटू ऑफेंसिव पॉइज। एक आक्रमण की जो शैली है, बट इन अ रिस्ट्रेंड मैनर, ये है पूरी कामयाबी। इट अंडरलाइन द यूटिलिटी ऑफ फोर्स, कि सेना का उपयोगी इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। और देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान को कभी हमने पंजाब में मारा ही नहीं था, इस बार रावलपिंडी में मारा, रायगढ़ में मारा, एयरफील्ड्स ऊपर से स्कार्दो, भुलारी, दिखा दिया हमने कि क्या कर सकते हैं हम। ये जो इनका न्यूक्लियर ब्लफ था, स्कूल बॉय न्यूक्लियर ब्लफ, जो स्कूली झांसा था, अरे आप, हमने नूर खान मारा जो आपके 3 किलोमीटर दूर था आपके जीएचक्यू से, कहां गए आपके न्यूक्लियर वेपन्स? तो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल इस तरह से थोड़ी ना होता है। दिस इज इट, पाकिस्तान हैज लर्नड कि भाई टेरर इज नो लॉन्गर अ लो कॉस्ट ऑप्शन, कि आप आतंकवादी भेजेंगे और हम रिस्ट्रेंट दिखाएंगे। अब भाई आपको पता है कि आप भेजिए, योर चॉइस, बट नूर खान को मारेंगे, इस्लामाबाद को मारेंगे। दिस इज द बिग चेंज इन ऑप सिंदूर, कि इट हैज अंडरलाइंड द यूटिलिटी ऑफ फोर्स। और अगर आप वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की जो डॉक्ट्रिन थी, जो धारणा थी, उसमें तो गहरा फेरबदल हुआ है। सो दिस इज ऑप सिंदूर विच वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान को कभी इस तरह से नहीं मारा गया। मेरे तो 40 साल हो गए, हमने कभी ये नहीं किया कहीं हम दूर मारते थे, पुलवामा हुआ, बालाकोट मार दिया। कभी रिग्रेट होता था इस चीज का? बहुत, ये तो आक्रोश था, ये जो था, ये मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट एन आई फॉर एन आई, ऐसी भावना थी पूरी। पर हमको बताया नहीं डेमोक्रेसी में ऐसा होता है और ये, बट दिस टाइम वी हैव। और आप देखिए, हम चाणक्य को भूल गए। आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? ही सेज, अगर शास्त्र को भूलोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे, शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खो दोगे। व्हाट वाज ही सेइंग? स्क्रिप्चर्स, कल्चर, महाभारत, रामायण, या जो भी आपके जो ज्ञान के सूत्र हैं, योर ओन, नॉट वेस्टर्न। स्क्रिप्चर्स, कल्चर, शस्त्र क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स। इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स, आप राष्ट्र ही खो दोगे। तो पाकिस्तान, जिसकी जीडीपी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से कम है, वो हमको मारे जा रहा था। सो वी वर पंचिंग नॉचेस बिलो आवर वेट, और ये ही वाज पंचिंग नॉचेस अबव हिज वेट। अब हमने बराबरी की है, या कम से कम, अरे हमारी $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, आपकी $0.38 ट्रिलियन। ये अब करते हैं IMF लोन की बात करते हैं, $1 बिलियन। अरे बॉम्बे में वन इंडस्ट्रियलिस्ट विल रेज इट इन 2 hours। सो वी वर नॉट पंचिंग इन अकॉर्ड विद आवर वेट। ये चेंज एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तो आप कह रही थी क्या हुआ 2014 के बाद? तो CDS, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, ये जो है ना, जो हमने कैलाश किया, न्यू नॉर्मल्स इन आवर स्ट्रेटेजिक आउटलुक, जो हमारी सामरिक सोच थी, उसमें बेहतरी आई है। वी आर पंचिंग बिलो आवर वेट। एंड द लास्ट पॉइंट आई से इज दैट डिफेंस हैज कम आउट ऑफ द शैडोज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। देखिए, फोर्स एंड डिप्लोमेसी आर 2 इंस्ट्रूमेंट्स। फोर्स और डिप्लोमेट की अपनी जगह है, फोर्स की अपनी जगह। हमने क्या बना रखा था कि फोर्स को MEA यहाँ था, हम यहाँ था, MEA ये बोलेगा तो हम ये करेंगे, MEA बोलेगा वो।
वो करेंगे। अब डिफेंस है उसका एक अपना वजूद है। सर आप कश्मीर में भी पोस्टेड रहे, उस टाइम की अपनी जर्नी का कुछ किस्सा बताइए, कितना चैलेंजिंग था? आप देखिए उस समय से अभी क्या फर्क पड़ा है। जब मैं था बारामूला में उस टाइम 370 हटाया नहीं गया था, वो बाकी कार्रवाई नहीं की गई थी। तो कश्मीर में एक बड़ा पावरफुल नेक्सस था फाइनेंसेस का, जो यहाँ के लोग थे उनके पास डायरेक्ट संबंध था, कम्युनिकेशंस थे। तो उस टाइम जो वहाँ देखिए क्या है, एलसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, हमारी डिप्लॉयमेंट है, पाकिस्तान की डिप्लॉयमेंट है, उसके बीच से पाकिस्तान आर्मी इन टेररिस्ट को भेजती है। तो कभी फायरिंग कर देगी, जब हम फायरिंग से डिस्ट्रैक्ट होंगे तो 4 आदमी निकाल देंगे। तो एक पूरा खेल इन्फिल्ट्रेशन का है, तो जो भारत की डिप्लॉयमेंट है एक मेजर पोर्शन है इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। फिर जब ये डेप्थ एरियाज में आते हैं तो वहाँ ये टेररिस्ट वगैरह से जूझने के लिए एक और फोर्स है, जैसे रोमियो फोर्स, किलो फोर्स। इनका क्या स्कीम होता है कि आप वहाँ से निकलें, डेप्थ एरियाज में आएँ, छुप जाएं 2-3 महीने के लिए, अपनी शक्ति को सम्मिलित करें और फिर कहीं टेरर अटैक करें, जैसे पहलगाम, गुलमर्ग, जो इस टाइप। तो हमारा जो पूरा ग्रिड होता था, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, डेप्थ एरियाज और काउंटर टेरर ग्रिड। अगर टेररिस्ट जहाँ करते थे कोई कार्रवाई, वो एक बड़ा फिर हमने अपनी जो एलसी है उसको टेक्नोलॉजी से लैस किया। जैसे हमने वहाँ HSTIs लगाए, सर्वेलेंस डिवाइसेस लगाए, उनसे उनकी मुश्किलात बढ़ी। बट दिस इज अ कैट एंड माउस गेम। अगर आप 3 HSTI लगाएंगे वो कुछ और करेगा, क्योंकि दिस इज नॉट टेररिज्म, इट्स अ प्रॉक्सी वॉर। वहाँ से पाकिस्तान आर्मी इनको भेजती है, टेरर कैंप्स हैं उनके, ट्रेनिंग करती है बाकायदा। तो दैट इज द होल चैलेंज। अब मेरे टाइम में प्रॉब्लम क्या था, ये जो नेक्सस था पाकिस्तान और हमारे बीच, ये नेक्सस बहुत गहरा था, उसमें पॉलिटिकल कवर था। इट्स जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ किलिंग टेररिस्ट। उनकी OGWs कहाँ हैं, वो जब भीतर में आते हैं वो कुछ घरों में रहते हैं, कोई लोग उनको खाना खिलाते हैं, उनकी फाइनेंसेस मदद करते हैं, तो इन सबको मॉनिटर करना पड़ता है। बट उस टाइम ये जो नेक्सस था बहुत गहरा था। 370 वगैरह के हटने से ये फायदा हुआ है कि ये नेक्सस कमजोर हुआ है, उनके कम्युनिकेशंस, फाइनेंशियल फ्लोज, उस किस्म से तो मतलब सुधार हुआ है। और आप ये भी देखें वायलेंस लेवल्स में बड़ी गिरावट हुई। अब पहलगाम हुआ क्यों? क्योंकि वायलेंस लेवल्स गिरे थे। मेरे टाइम में जो टूरिस्ट आते थे 100, 200, 500, 1000, अभी तो करोड़ों में आ रहे हैं। डेवलपमेंट वाज कमिंग बैक टू JNK। तो पाकिस्तान ने देखा साहब डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कुछ तो करना है ताकि कश्मीर रिमेन्स अनस्टेबल। बट मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हमने कश्मीर के मसले से हम जूझे हैं, इट इज़ द बेस्ट वे पॉसिबल। कभी जो फौज हमारी है, इट डज नॉट डू थिंग्स लाइक व्हाट इजराइल इज डूइंग इन गाजा, एंड आई डोंट थिंक इट्स द राइट थिंग टू डू। वी कीप द वायलेंस लेवल्स डाउन सो दैट द पॉलिटिकल प्रोसेसेस फ्लो। जैसे इलेक्शंस हुए इतने, और इलेक्शंस में वो सरकार आई जो दिल्ली में नहीं है, इट इज देयर ओन। सो दिस इज अ वाइजर वे ऑफ कीपिंग वायलेंस लेवल्स डाउन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस फ्लो। इंसर्जेंसीज, टेरर का हल यही होना चाहिए। एक दूसरा मॉडल है वो इजराइल वाला कि सबको ही तबाह कर दो, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ वाइज वे। क्या लोकल्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है? फुल्ली। अभी भी रहता है? कम हुआ है पहले से, बट गायब तो नहीं हुआ है। कुछ वहाँ लोकल्स हैं जो खुद सहानुभूति रखते हैं, कुछ पाकिस्तान उनको पैसे देता है, नेक्सस वगैरह। इट्स कभी आपने अपने खुद के टाइम पे ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया है? बिल्कुल। तो रोज ही का हमको खबर मिलती थी कि भाई ये ग्रुप यहाँ पे आया है, वहाँ चला गया, ये उसको शह दे रहा है, तो जो शह दे रहा था हम उसके पीछे पड़ते थे। दैट इज द होल डिजाइन। वो रोज ही होता रहता है। एवरी डे यू न्यू कि भाई साहब यहाँ से एक ग्रुप आने का अंदेशा है। फिर कभी कांटेक्ट होता था, कभी डेप्थ एरियाज में कांटेक्ट होता था, वो तो हमेशा गिराए जाते थे वो। बट जैसे किसी ने कहा है, इंसर्जेंसी इज आर्म्ड पॉलिटिक्स। इट इज जस्ट नॉट अ मैटर ऑफ डॉपिंग टेररिस्ट। आपने देखना है कि भाई उनको मदद कौन कर रहा है, वो क्यों मदद कर रहा है, उनके हमसे क्या गिले शिकवे हैं। सो इट्स ऑल दोज इश्यूज। सिर्फ टेररिस्ट को मारने से नहीं। इनफैक्ट कश्मीर इज लार्जली अंडर कंट्रोल बिकॉज वी हैव बीन, जिसे कहते हैं कैलिब्रेटेड रिस्ट्रेंट। भाई मारा भी है बट रिस्ट्रेंट के साथ, नॉट
द इजरायली मॉडल, वो गादा वाला बॉम्ब, हमने तो कभी अटैक हेप्टर्स यूज नहीं किए. इन माय व्यू इट्स अ वाइज थिंग. सर, आपने आर्मी ट्रेनिंग कमांड में आप हेड रहे हैं, तो आप मतलब कैसे माइंडसेट तैयार किया जाता है एक आर्मी ऑफिसर का? देखिए, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नीचे कम से कम 35 से 40 इंस्टीट्यूशंस हैं. अब जो मैंने आपको चीज़ें बताई वो सारी वहाँ हो रही हैं. जैसे हमारे, आप देखिए, हमारे पास 3 इंस्टीट्यूशंस हैं. मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, MCT, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, एक सिकंदराबाद में. दे आर लाइक 3 IITs. वहाँ ऑफिसर्स आते हैं, BTech करते हैं, MTech करते हैं, इन सब टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं. जैसे मैंने बात की AI, स्पेस, EW, वो एक हिस्सा है. एक आपको मिलेगा NCO ट्रेनिंग स्कूल. NCO ट्रेनिंग स्कूल में ये फायरिंग, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, ये जो चुन्नी लाल वगैरह के कमाल हैं, ऐसे ही तो होते हैं. उस टाइप के स्कूल्स हैं हमारे पास. फिर हमारे जैसे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, एक एग्ज़ाम के ज़रिए ऑफिसर्स का चयन होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, और ऐसे ऑफिसर्स को पहचाना जाता है जो कि जिनमें विवेक हो फॉर हायर रैंक्स. एक माओ में हमारा कॉलेज ऑफ कॉम्बैट है, कॉलेज ऑफ आर्मी वॉर कॉलेज. वहाँ पे हायर कमांड की ट्रेनिंग होती है कि कर्नल से ऊपर ऑफिसर्स जो जाएंगे उनका किस प्रकार से चयन होगा, उनसे किस प्रकार की ट्रेनिंग होगी. दिल्ली में हमारा नेशनल डिफेंस कॉलेज है, ब्रिगेडियर से ऊपर. और नेशनल डिफेंस कॉलेज में सिर्फ सेना के अधिकारी नहीं, फिर सिविल सर्विसेज के, इनकी सम्मिलित ट्रेनिंग होती है, सो दैट वी ग्रो इन ए इंटीग्रेटेड फैशन. तो आप नेशनल डिफेंस एकेडमी ले लें, फिर ये IITs ले लें, फिर आप ये ले लें आर्मी वॉर कॉलेज. तो ट्रेनिंग, देखिए आज चुनौती क्या है, अब ये सोचा जा रहा है कि ये ट्रेनिंग तो बड़ी रूटीन है, इसको डेलीगेट कर दो. व्हाट आर्मीज हैव टू थिंक ऑफ इज फ्यूचर्स. तो जैसे USA में दे हैव रेज्ड अ फ्यूचर्स कमांड, जो ये देखता है कि साहब 15 साल बाद AI का क्या रूप होगा, 20 साल बाद चीन का खेल क्या होगा. सो यू हैव टू लुक फॉर दोज फ्यूचर्स, प्लान दोज फ्यूचर्स एंड ट्रेन योर होल कमांड फॉर दैट. और 10 लाख की आर्मी है, उसको प्रशिक्षित करना, उसको शिक्षित करना, टू मेक श्योर इट्स इन द बेस्ट रेडीनेस. चैलेंज क्या है? लीथैलिटी एंड रेडीनेस. रेडीनेस क्या है कि भाई आज एम आई रेडी टुनाइट. अगर आज देखिए हमने सिंदूर किया, अगली बार क्या होना चाहिए? अगर 2 बजे हमला होता है दोपहर में, हमको 6 बजे तक पता लग जाना चाहिए पाकिस्तान ने किया. 8 बजे तक वी शुड हैव प्लान्स. दैट इज रेडीनेस. और नेक्स्ट टाइम, एज आई से, वी शुड नॉट टेक आउट ब्रदर इन लॉज ऑफ मसूद अजहर, DG ISI. इजराइल ने क्या किया है? 10 जनरल निकालें IRGC के और 12 कुछ चिट्ठी भेजिए कि भाई देखो तुम्हारी भी जिंदगी मुश्किल में है. तो अगर पाकिस्तान के जनरलों में ये हो कि भाई मैं किसी भी दिन आज यहाँ सो रहा हूँ, कल उठूंगा ही नहीं. सर, अब आप UPSC मेंबर भी हैं, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जब मैं कॉलेज में था तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख लिखा गया था, द वॉल फ्लावर एंड द डांस ऑफ डायनासोर्स. मतलब इंडिया वॉज अ वॉल फ्लावर. उसको कोई डायनासोर से सोवियत यूनियन और USA हमको पूछते भी नहीं थे कि भाई हमारे साथ डांस कर लो. वी वर नेग्लेक्टेड, नोबडी वांटेड अस. टुडे वी आर द टोस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जब मैं जहाँ जाता हूँ, 3 हफ्ते पहले मैं वॉशिंगटन में था, सभी भारत, व्हाट इज योर व्यू, व्हाई डू यू वांट दिस. दिस इज अ बिग चेंज. ये जो विकसित भारत का सपना है बिल्कुल साकार हो सकता है. By 2047? It is in our grasp, but it is not a done deal. अगर हम कुछ ना करें, भाई बड़े pretenders हुए in the past, Germany, Japan, they were to become big, they didn't. So we are in that moment, we have to play this game well. Why do we have to play it at speed and skill? अमृत काल का महत्व क्या है? We must become rich before we become old. हमारी जो डेमोग्राफिक्स हैं 20 साल में पलटी कर खा जाएंगी. So this whole game, और ये खतरों से भरा है. सिंदूर शुरुआत थी. देखिए 2 चीज़ें हैं. हमको बताया जाता है वसुदेव कुटुंबकम, वेरी गुड आइडिया, 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर्स. बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट, स्वामी विवेकानंद ने चेतावनी दी थी that the world is a gymnasium where nations come to make themselves strong. जो विश्व है अखाड़ा है.
पावर मैटर्स, स्ट्रेंथ मैटर्स। वसुदैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, विवेकानंद ने जो चेतावनी दी उसको भूल जाते हैं। वी आर कॉय अबाउट पावर। तो मैं कहता हूं कि बिल्कुल वन अर्थ वन फैमिली, आप अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, बट डोंट फॉरगेट पावर मैटर्स। चाणक्य को ना भूलें, विवेकानंद को ना भूलें। द वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स यू इफ यू आर स्ट्रांग। और किस प्रकार की शक्ति, नॉट टू जैकबूट अराउंड द वर्ल्ड, वो तो हम करना ही नहीं चाहते हैं, बट एक ऐसी शक्ति, अगर आप कुछ करेंगे हम जवाबी हमला देंगे। So this is the whole challenge. How do we balance Vasudhaiva Kutumbakam with the warnings of Swami Vivekananda and plot our rise? So जो हमने बातें की, टेक्नोलॉजी की जो चुनौतियां हैं, इन्वेस्टमेंट्स की जो चुनौतियां हैं, we have to step up our game in national security, in speed, scale and sophistication. तेजी से स्केल पर and in sophistication. AI की जो प्रतिस्पर्धा है, क्वांटम की जो प्रतिस्पर्धा है, ये सब चीजें। So the challenges are manifold. And it is on your generation now. I have lived my day. Your generation has to get this act together. So there are endless possibilities, but also great challenges. अग्निवीर स्कीम के बारे में आप क्या कहेंगे? अग्निवीर, देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये नेशनल सिक्योरिटी मेकओवर शुरू हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक और बात कहूँगा। बड़े दिनों सालों से हम कहते हैं साहब पॉलिटिशियन नहीं समझता है, पॉलिटिशियन की वजह से ये नहीं होता है। टुडे आई एम टेलिंग यू द पॉलिटिशियन इज अहेड ऑफ यू। इट्स टेलिंग यू अग्निवीर करो, थिएटर कमांड करो, डीआरडीओ। हम कहते नहीं सर और समय चाहिए। देखिए, आपने अगर रिफॉर्म करना है, कहीं करना है, अग्निवीर इज अ मैन पावर रिफॉर्म, फिर डीआरडीओ रिफॉर्म है, फिर थिएटराइजेशन है, फिर पीएसयू है, HAL है, सब जगह रिफॉर्म करना है। अब हम कहते हैं नहीं, अग्निवीर नहीं चलेगा। डीआरडीओ कहेगा भाई डीआरडीओ में रिफॉर्म नहीं हो सकता। अग्निवीर के अगेंस्ट क्यों है? अग्निवीर के अगेंस्ट, अग्निवीर इज क्या है? अग्निवीर स्कीम क्या है कि भाई यू टेक पीपल फ्रॉम द सिविल वर्ल्ड। अब पहले क्या था, जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस थे वो बड़े पुराने थे। नाउ विद मॉडर्नाइज्ड टेक्निक्स, ऑनलाइन काउंसलिंग, ये वो, यू गेट द बेस्ट पीपल इन। अब हम क्या कर रहे थे, जैसे एक ड्राइवर को लेते थे हम बाहर से और 3 साल उसको ड्राइवरी सिखाते थे। क्या बेवकूफ़ी है ये। किसी आर्मी में 24-25 हफ्तों से ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं होती। तो मैं कहता हूँ आप 30 हफ्ते ले लें ट्रेनिंग के लिए, और जो 3 साल और 30 हफ्ते में जो आपका खर्च बचेगा उसको आप लगाएं टेक्नोलॉजीज में, लाइक VR, AR टेक्नोलॉजीज में। आपकी ट्रेनिंग की क्वालिटी बढ़ेगी। तो इन हाउस ट्रेनिंग को आपने सुधारा। अब एक प्रॉब्लम रह गई है, लोग साहब कहते हैं जब इसको निकालेंगे 5 साल बाद तो क्या होगा? फिर क्या होगा? मैं बताऊं क्या होगा। अगर आपको निकालना है लोगों को, तो आपको पता है 2027 से इतने लोग निकलेंगे। मान लिए 7,000 लोग निकल रहे हैं। वाई कांट वी अलाइन देयर नीड्स विद UPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इतने स्टेट गवर्नमेंट्स? कितनी बड़ी बात। अगर आपके स्टूडियो में आपको 2 अग्निवीर मिल जाएं जो डिसिप्लिन्ड हो, काम करने को तैयार हों, आपकी हर बात मानने को तैयार हों, आप क्यों नहीं लेंगी उनको? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं बॉम्बे में पूना में बोलूं 10 कंपनी है, आपको 50 ट्रेंड आदमी मिल रहे हैं जिनको 3 साल ट्रेन किया है, वो क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल मतलब। तो अगर एंट्री अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी है, अच्छा आप चले जाएं किसी पलटन वगैरह में पूछें, दे आर द बेस्ट पीपल कमिंग, कॉम्पिटिटिव हैं, कॉम्पिटेंट हैं। अब लोगों का कहना कोई स्टेटस कोइज्म है कि नहीं पहले ऐसे नहीं होता था, जब बाहर जाएंगे तो कोई नहीं लेगा इनको। ऐसे तो नहीं हो सकता है, कुछ तो उम्मीद रखनी पड़ेगी। कोई क्यों नहीं लेगा? मेरे को तो समझ में नहीं आता। सो इट इज ओल्ड कंजर्वेटिव स्टेटस कोइस माइंडसेट्स दैट अप्लाइज टू ऑल चेंज। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो उनका हल ढूंढा जा सकता है। सो आई एम 100% फॉर अग्निवीर। इनफैक्ट आई एम 100% फॉर चेंज। चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे थिएटर कमांड हो। अरे आगे बढ़ना है हर चीज में। अगर आप कहेंगे भाई इस वजह से नहीं हो सकता, वो उस वजह से नहीं हो सकता, अगर आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है सर, अभी हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें आपको 1 वर्ड में आंसर करना है। मैं रैपिड फायर में हमेशा फेल हुआ हूँ। चलिए। हाँ। जो भी आपके माइंड में आए सबसे पहले आप वो। लीडरशिप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट quality in an organization, in an individual or a nation. Most important. NDA, the best institution in Southeast Asia. biggest strength of youth, Energy. एक मंत्र जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हो आज भी? Under promise, over deliver. कुछ ऐसा है जो आप मिस करते हो कि अगर आप आर्मी में होते तो
कुछ ऐसा चीज जो आप मिस करते हैं आज? आज आर्मी में होते तो नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई हैड सच अ फुलफिलिंग लाइफ और आज भी आर्मी से बड़े ताल्लुक हैं। अभी मैं जाता हूँ जब वो बुलाते हैं टॉक्स के लिए, कोई फंक्शन हुआ, तो आर्मी से जो लिंक्स है तो समाप्त ही नहीं हुए हैं, फिलहाल तो हुए नहीं। अगर 2025 में आपकी एज अराउंड 20-21 होती तो आप किस प्रोफेशन में जाते? क्योंकि अब बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। बहुत सारे में, अभी भी मैं आर्मी में जाता, क्योंकि आर्मी में तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, पहले बहुत लिमिटेड थी, अभी क्या कर सकते हैं। इंडिया में तो मैं आर्मी में जाता। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है? प्रतिभा, ईमानदारी, लगन, नॉर्मल क्वालिटी जो हर जगह होती है। सबसे पहले क्या देखी जाती है? ओरिजिनलिटी मैं देखता हूँ, पता नहीं बाकी क्या देखते हैं। ओके। एक स्किल जो हर इंडियन को आनी चाहिए? क्रिएटिविटी। गवर्नेंस आफ्टर 2014? बिग चेंज। न्यू इंडिया? Very aspirational, and this is a turning point. Whether we become a big power or not, this is the turning point. If we play our game well, I said all possibilities, but it's not a done deal. We should not be complacent. Okay. One word legacy of your career? Pretty successful. Okay, the last question. Know the nation? All the best. Thank you no, so but let me tell you, know the nation is very important, because I think we haven't tapped the great talent and energy of our nation. And one thing I would like to leave a thought with. What is going to change this country is talent. Why can't we keep our talent in India? That is the question we must ask. Somebody said, to attain 25% of their productivity of their counterparts in USA, अगर हमारा इकोसिस्टम ऐसा सुधर जाए that Indians here can perform to 25% of that level, our GDP would be $25 trillion. Why are we allowing our talent to go abroad? Why can't we keep it here? America is the smartest country in the world. कहते हैं China has a talent pool of 1 billion. America has a talent pool of 7 billion. वो सबसे talent लेता है, वो talent को अपने यूनिवर्सिटीज में टेक्नोलॉजी बढ़ाता है, मिलिट्री में इन्वेस्ट करता है, और हमारे टैलेंट बाहर जा रहा है। We should be able to retain talent, and in that sense knowing the nation is very important. Why it's a nation of such depth, such talent, why is it going abroad? And therefore programs like you must I think do a good job. Thank you so much sir. Thank you so much. Thank you very much. पॉडकास्ट में आने के लिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए नो द नेशन गरिमा के साथ।